हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है एलिजिबिलिटी फॉर DSSB TGT कंप्यूटर साइंस पोस्ट। तो बहुत से बच्चों को काफ़ी सारी कंफ्यूजन है कि क्या इस पोस्ट के लिए असेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और क्या है इस पोस्ट की एज लिमिट। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं पॉइंट्स के बारे में। अगर आप एक कैंडिडेट हो जो DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। जो भी आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि क्या आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, उन सारे पॉइंट्स पे मैं आज बात करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करूंगी जो DSSB ने टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए नोटिफिकेशन निकाला था, वैकेंसी का नोटिफिकेशन, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो 2022 में पोस्ट कोड 39/22 से एक पोस्ट आई थी, दैट इज फॉर टीजीटी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए पोस्ट आई थी। यहाँ पर टोटल 106 वैकेंसी है। अब अगर हम बात करें असेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने BCA करी हुई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। इसके अलावा कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड इज ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दैट द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन ऑल ईयर्स एज मेन सब्जेक्ट। इस वाले क्वालिफिकेशन पे बहुत सारे कंफ्यूजन है, इसको मैं अभी आपको बताती हूँ। थर्ड जो है वो क्या है, BE या बीटेक करा हो आपने कंप्यूटर साइंस या फिर IT के अंदर, सिर्फ कंप्यूटर साइंस और IT वाले बच्चे यहाँ पे अलाउड है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट। आपने कुछ भी करा हो, चाहे आपने BA करा हो, BCom करा हो, या आपने कोई भी और कोर्स किया हो, और साथ में अगर आपने डोएक से या फिर नीलिट A लेवल का कोर्स कर रखा है, तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये तो हो गए हमारे असेंशियल क्वालिफिकेशन। लेकिन जो पॉइंट नंबर 2 है, जहां पर डाउट है, मैं इसको अभी क्लियर करती हूँ विद ऑल द वैलिड रीजंस। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें इसके डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो ऐसी कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं मांगी गई है। इसके अलावा एक्सपीरियंस भी यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अब पे स्केल की अगर हम बात करें, तो पे स्केल यहाँ पर होता है 4600 का, यहाँ पे ग्रेड पे मिलता है इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर। और एज लिमिट जो है वो है आपकी 30 ईयर्स। आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज एक्सीड करती है तो वहां पर फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली है। हाँ, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी वाइज जो है वो आपको एज रिलैक्सेशन तो मिलती ही मिलती है। ठीक है, वो आप पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन के अंदर, पैरा नंबर 7 के अंदर वो सब गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टीचर्स ऑलरेडी गेस्ट या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल वे में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी कुछ अलग से यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो दिया होता है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो। अब मैं बात करने वाली हूँ ये सेकंड पॉइंट जो है इसके बारे में। यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है, बिकॉज काफी सारी यूनिवर्सिटी जो है वो ऐसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करवाती है जहां पर कंप्यूटर साइंस को तीनों ईयर्स में पढ़ाया जाता है। लेकिन जो हमारा DOE है वो कौन कौन से कोर्सेज को मान रहा है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, इस पे बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो आपका पॉइंट नंबर 2 है वही बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जब मैंने इस एग्जाम की तैयारी की थी तो इस वाले पॉइंट ने तब भी स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज किया था, और जब हमारा रिजल्ट आया उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट होल्ड कर लिया गया था, क्योंकि उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो एज पर DOE मैच नहीं हो रही थी। और आज भी केस चल रहा है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो देखो, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में जो DOE डिमांड कर रहा है वो क्या है, देखो, अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 2, जो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है, सेकंड पॉइंट है, इसमें DOE जो है वो डिमांड ये कर रहा है कि आपने ग्रेजुएशन में BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स डिग्री करी हुई हो तो आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस ऑनर्स डिग्री
जो हमारा ऑनर्स प्रोग्राम होता है, चाहे अगर बात करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की या फिर किसी और यूनिवर्सिटी की, बहुत सारी यूनिवर्सिटी बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स प्रोग्राम को करवाती है। इस पर्टिकुलर ग्रेजुएशन प्रोग्राम को अगर आपने करा हुआ है तभी आप एलिजिबल है अकॉर्डिंग टू डीओई। और इसके साथ में एक और कोर्स को एलिजिबल बोला गया था, वो था हमारा जो हम बीसीए प्लस एमसीए कोर्स देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स, जो 5 साल का होता है। इसे बोलते हैं क्या? इंटीग्रेटेड कोर्स, जो 5 इयर्स का होता है। 5 इयर्स का होता है ये, ठीक है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 5 इयर्स की होती है। तो इन स्टूडेंट्स को भी अलाउड कर दिया गया था आफ्टर सम टाइम। तो देखो, बात करते हैं बीसीए प्लस एमसीए इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में। तो इसमें होता क्या है, जो बीसीए वाला पार्ट है वो 3 इयर्स के अंदर ये कंप्लीट करवाते हैं, और जो मास्टर्स का पार्ट है वो ये 2 साल में कंप्लीट करवाते हैं। तो ओवरऑल 5 इयर्स में ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपने बीसीए प्लस एमसीए इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है तो भी आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल है, बिकॉज लास्ट टाइम भी कुछ स्टूडेंट्स को बाद में एलिजिबल कर दिया गया था, उनको ज्वाइनिंग बाद में दे दी गई थी। अब यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 2 है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स ना करके कोई ऐसे कोर्सेज करे हैं जहाँ पे कंप्यूटर साइंस को एज अ मेन सब्जेक्ट 3 साल पढ़ाते हैं। तो क्या वो बच्चे एलिजिबल हैं? तो इसका आंसर है नो, वो बच्चे एलिजिबल नहीं है, बिकॉज लास्ट टाइम भी जो 2020 के अंदर 91/20 पोस्ट कोड में वैकेंसी आई थी, उसमें आज तक केस चल रहा है, अभी तक क्लियरेंस नहीं दी गई है उन स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जिन्होंने बीएससी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 इयर्स कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। या तो वो फिर वेट करे जो कोर्ट केस का रिजल्ट है उसके लिए, या फिर वो किसी फर्दर आगे एग्जामिनेशन की तैयारी करें, बिकॉज इस पोस्ट में अगर आप सिलेक्शन भी ले लेते हो उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी जब तक उस केस पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे कि बीएससी फिजिकल साइंसेस एक कोर्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी फिजिकल साइंसेस के नाम से कोर्स होता है। इस कोर्स में क्या होता है, इस कोर्स में 3 सब्जेक्ट थ्रू आउट 3 इयर्स पढ़ने होते हैं बच्चों को, ठीक है। 3 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है और बाकी सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट्स चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स होता है, एक होता है फिजिक्स, एक होता है हमारे पास कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, या फिर इसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक्स भी कई लोग पढ़ते हैं। ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज कि वो कौन से कोर्स को दे रहे हैं, ठीक है। या फिर केमिस्ट्री भी इसके अंदर मिल सकता है आपको, और साथ में होता है मैथ्स। तो ये 3 सब्जेक्ट रहते हैं जो बच्चों को हर सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं। फिजिक्स कंप्यूटर साइंस मैथ्स पढ़ते हैं, या फिर फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैथ्स पढ़ते हैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। तो कई बच्चे सोचते हैं कि अगर उन्होंने फिजिक्स पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है और मैथ्स पढ़ा हुआ है तो क्या वो इस पर्टिकुलर पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दैट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन ऑल ईयर्स एज अ मेन सब्जेक्ट। और इन स्टूडेंट के पास भी कंप्यूटर साइंस मेन सब्जेक्ट ही होता है। लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि डीओई ने ऐसे बच्चों को अलाउड नहीं किया है जिन्होंने बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट पढ़ा है सारे ईयर्स के अंदर। तो ये बहुत ही निराशाजनक बात है कि ऐसा वो कर रहे हैं, बिकॉज नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा कि बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स डिग्री ही आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, एंड जो कंप्यूटर साइंस है वो तीनों ईयर्स में आपने पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा एक दो कोर्सेज और हैं, जैसे कि बीएससी मैथमेटिकल साइंसेज, बीएससी मैथमेटिकल साइंसेज, ये वाले स्टूडेंट भी कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं। तो ये वाले स्टूडेंट्स भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा एक और है, एंड दैट इज बीए प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बीए प्रोग्राम इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है।
तो ये वाले स्टूडेंट्स भी इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माने गए थे बाय डीओई। तो देखो मैं यहाँ पे यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने इनमें से कोई कोर्स करा हुआ है तो आपको एक बार डीओई जाके अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कशन कर लेना चाहिए, उसी के बाद आप इस एग्जाम को अपीयर करें। बिकॉज अगर आपने एग्जाम अपीयर कर लिया और आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी उम्मीदें आ जाती हैं और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए पहले से ही जाके एक बार श्योरिटी ले ले कि क्या हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा रिकमेंडेशन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि अपनी जॉब के लिए एक उम्मीद लेके बैठे हैं कि वो 2023 में एक पक्की सरकारी गवर्नमेंट जॉब लेने चाहते हैं। उनके लिए ये मेरी एक रिकमेंडेशन है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी मेंशन करना है और वो ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में कोई और डिग्री करी है और उसके बाद एमसीए कर ली है, ए लेवल नहीं करा, आपने एमसीए कर ली है, तो क्या आप एलिजिबल हैं? तो तब भी आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे मैंडेटरी क्या है कि आपने बीसीए कर रखी हो, उसके बाद आप एमसीए कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन बीसीए है, ना कि एमसीए। मान लो आपने बीए कर रखी है, बीए के बाद आपने एमसीए कर ली, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। या फिर आपने बीएससी फिजिक्स कर रखी है या फिर केमिस्ट्री कर रखी है, उसके बाद आपने एमसीए कर ली, फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। बीसीए के बाद एमसीए करोगे तब आप उस बीसीए पर ही एलिजिबल माने जाओगे। तो बहुत से बच्चों ने कोई और ग्रेजुएशन डिग्री के बाद अगर एमसीए कर रखा है और वो सोच रहे हैं कि अब वो एलिजिबल हो जाएंगे, तो आंसर इज नो, वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ और पॉइंट्स के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो नोटिफिकेशन है जो DSSB ने निकाला था 14 अक्टूबर 2022 को, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे पॉइंट्स हम बात कर चुके हैं कि पोस्ट कोड नंबर 39/22 में जो भी क्वालिफिकेशन थी, मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है। अब मैं इसके और कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। देखो यहाँ पे जो डीओई है हमारा, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, उनके साइट पे अगर आप जाओगे तो आपको रिक्रूटमेंट रूल्स नाम से एक पूरा पेज मिलेगा और यहाँ पे हर एक पोस्ट कोड के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स दिए होते हैं और इन्हीं रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग डीओई किसी भी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे Ctrl+F करके कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर लिखते हो अगर आप, तो यहाँ पे आपको पीजीटी कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो मैंने यहाँ पे इसे ऑलरेडी ओपन कर रखा है, देखो ये रहा। ये जो है ये रिक्रूटमेंट रूल्स है। देखो, आप खुद देखो, 3 फरवरी 2014 के बाद से इसे अपडेट भी नहीं करा गया है। दैट्स वाई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो कोर्सेज है वो यूनिवर्सिटी में अपडेट हो रहे हैं हर ईयर, लेकिन जो हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स है वो बहुत पुराने चल रहे हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। बट इसके लिए कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई भी स्टूडेंट्स की बात समझने को रेडी नहीं है। देखो यहाँ पर भी सेम वही रिक्रूटमेंट रूल्स लिखे हुए हैं जो कि हमारे नोटिफिकेशन के अंदर दिए हुए हैं। आप देख सकते हो नीचे आके देखो, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में रूल्स को लिखा गया है। देखो ये रहा टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो पोस्ट कोड है, ये रहा इसके रिक्रूटमेंट रूल्स। ये है देखो, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब बीसीए करी हो आपने या फिर आपने ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस कर रखी हो, प्रोवाइडेड दैट कंप्यूटर साइंस मस्ट बी स्टडीड इन ऑल ईयर्स। इसके अलावा बीई बीटेक विद कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। मैं दोबारा से बोलना चाहूंगी, बीटेक, बीई और बीटेक जो है वो सिर्फ सीएस और आईटी में ही अलाउड है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखी है या आपने सिविल कर रखी है तो आप अलाउड नहीं हो। हाँ, अगर आपने उसके बाद ए लेवल कर रखा है तो आप अलाउड है। ठीक है, यहाँ पे ए लेवल अगर आपने किसी भी ग्रेजुएशन के बाद कर रखा है तो आप डेफिनेटली अलाउड हो, उसकी तो बात है ही नहीं। लेकिन आपने सिर्फ बीटेक कर रखी है कंप्यूटर साइंस के अलावा किसी और में, मान लो आपने कर रखी है बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने उसके बाद ए लेवल करा है तभी आप एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट रूल्स है और इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग डीओई किसी भी पोस्ट कोड के लिए रिक्रूटमेंट करता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर देखो ये बीएससी फिजिकल साइंसेस का पूरा क्या है नोटिफिकेशन, पूरा सिलेबस ही है मान लो आप, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे भी अवेलेबल है, वहां जाके आप देख सकते हो। यहाँ पर
आप देखो कि या तो हम पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस, या हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री, या हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये 3 ऑप्शनल रहते हैं। बाकी फिजिक्स और मैथ्स तो आपका रहेगा ही हर सेमेस्टर में, और हर सेमेस्टर में आपके बाकी सब्जेक्ट्स चेंज होते रहते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा 6 सेमेस्टर का सिलेबस है। लेकिन जो हमारा डीओई है वो इस सिलेबस पे एग्री नहीं है। वो चाहता है कि बच्चे ने बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स डिग्री ही करी हो कोई सी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पे, जो 91/20 में टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए ई डोजियर के लिए जब कॉल आई थी, तो जो मार्क्स रिलीज करे गए थे उसकी कट ऑफ क्या रही थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूआर कैटेगरी में 123.93 कट ऑफ गई थी, ईडब्ल्यूएस में गई थी 113, ओबीसी फॉर दिल्ली ओनली इट वाज 94.71, देन एससी की 107, एसटी 66 पॉइंट समथिंग, पीएच 79.91 फॉर ओएच कैटेगरी, पीएच वीएच की थी 79 समथिंग, एंड पीएच एचएच की थी 65 समथिंग। तो ये तो थी आपकी मिनिमम मार्क्स ई डोजियर्स के टाइम पर। लेकिन इसके बाद कुछ टाइम बाद आपका फाइनल रिजल्ट भी आता है, उसके बाद आपकी ये जो कट ऑफ होती है इसको इंक्रीज करा जाता है, मिनिमम 10 to 15 मार्क्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल रिजल्ट, जो कि 91/20 पोस्ट कोड में आया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये रिजल्ट क्यों दिखाया, इसके पीछे भी एक रीजन है। देखो यहाँ पे इस तरीके से आया था रिजल्ट, और जो कट ऑफ यहाँ पे गई थी दैट वाज यूआर में गई थी 132.68। तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टार्टिंग में 123 थी, और बढ़ने के बाद ये हो गई 132। तो आप देख रहे हो कि लगभग 10 नंबर से इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा हर एक कैटेगरी में आपको इंक्रीज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चाहे वो 2% का हो, 3 का हो, 10 का हो, हर एक कैटेगरी वाइज परसेंटेज इंक्रीज होती है। जो मार्क्स है, कट ऑफ के मार्क्स है, वो बढ़ते ही बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ इसके बारे में बात करते हैं। देखो ध्यान से, जब ये रिजल्ट बनाया गया था, इस रिजल्ट के बनाने के साथ इन्होंने पॉइंट नंबर 4 में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हुई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर्स डेटेड 13/12/2021, 24 और 3 फरवरी 2022 वर सेंट टू डीटीई ऑफ एजुकेशन, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो कि हमारा क्या है, यूजर डिपार्टमेंट है। जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट होता है उसे बोलते हैं यूजर डिपार्टमेंट। ठीक है, along with the documents uploaded by some shortlisted candidates to clarify if the courses done by such candidates can be treated as valid qualification for the post of TGT Computer Science। तो लास्ट टाइम जब ई डॉजियर हुआ था, उस टाइम पर जिन बच्चों की क्वालिफिकेशन के कोर्सेज में डाउट था, उसके लिए DSSB ने डीओई को लेटर सेंड किए थे। लेकिन डीओई ने कोई भी वैलिड रीजन नहीं दिया और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए DSSB को रिजल्ट रिलीज करना पड़ा। बट दे हैव मेंशन्ड कि जिन बच्चों की कोर्सेज क्वालिफिकेशन में उन्हें कोई डाउट है, उनका जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है डीओए के फैसले पे। ठीक है, हाउएवर नो रिप्लाई हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन टिल डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ दिस रिजल्ट, एंड अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द मेरिट रैंकिंग्स द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैव बीन provisionally nominated by DSSB, and the final selection shall be at the sole discretion of the user department। इसका मतलब क्या है, देखो, इन द टर्म्स ऑफ नोटिफाइड रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट एज ऑल्सो द यूजीसी पब्लिक नोटिस दिस। इसका मतलब क्या है, जो इक्विवेलेंसी ऑफ डिग्रीज है ये डीओई करेगी, और जो भी डीओई का फाइनल डिसीजन होगा उसी पर बेस्ड फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। तो उस टाइम पर भी स्टूडेंट को बहुत डाउट्स आए थे, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड होने के बाद भी वेटिंग में ही है आज तक, क्योंकि उनका केस अभी तक चल रहा है। अभी तक कोई भी ज्वाइनिंग नहीं आई है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके जो कोर्सेज हैं वो लिस्टेड कोर्सेज से अलग थे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अभी आपके पास टाइम है, आप जा सकते हो डीओई जाने के बाद आप डिस्कस कर सकते हो अपने कोर्स के बारे में, और पूछ सकते हो कि क्या आप एलिजिबल है या फिर नहीं। क्योंकि अगर आपने तैयारी करी, आप सिलेक्शन भी ले जाएंगे। अगर आप अच्छे से एकदम फोकस होकर तैयारी करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आपकी क्वालिफिकेशन वहां मैच नहीं हुई, तो दे विल नॉट सेलेक्ट यू एंड दे विल नॉट गिव यू योर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो अगर आप सच में सीरियस है अपने एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए और बात करके आने चाहिए। अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं
इस पर्टिकुलर टीजीटी कंप्यूटर साइंस पोस्ट कोड के लिए तो आपको मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे, और मॉक टेस्ट लगाने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है www.plusminusedu.com। यहाँ पे आप आ सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट हमारा बिल्कुल फ्री है, मॉक टेस्ट, जो कि फुल लेंथ 200 मार्क्स का मॉक टेस्ट है। उसे आप दीजिए, एक बार एनालाइज करिए अपने आप को, और फिर आप चाहें तो बाकी सारे मॉक टेस्ट के लिए बहुत ही मिनिमल अमाउंट में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अपने तैयारी को, अपनी जो भी तैयारी है आपकी, उसको बहुत अच्छे लेवल तक बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक लिंक गिवन है, टेलीग्राम का ये लिंक है, जहाँ पर कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट्स अपनी कोई भी जो क्वेरी है वो पोस्ट कर सकते हैं, और कोई भी जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर सकते हैं अपने बाकी फेलो फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी आपको, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करें प्लस माइनस चैनल को। ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड दैट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सो मच।